अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं अशफाक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कॉग्निजेंट, यानी कि जानकार या बाखबर। आज का वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मैं एक लाइन पेश करना चाहूँगा मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की। अगर तुम सिर्फ़ अपने लिए ज़िंदा हो तो इसका मतलब यही है कि तुम अपनी कौम के लिए एक ज़िंदा लाश हो। दोस्तों, पिछले 3-4 साल से हम यूएपीए के बारे में बहुत ज़्यादा सुनते आ रहे हैं न्यूज़ रिपोर्ट्स में, चाहे वो भीमा कोरेगांव हो, कश्मीर हो, दिल्ली के दंगे हो या फिर हाथरस। कई सारी गिरफ्तारियां हुई है और कई सारे लोग आज भी जेल की चारदीवारी कैद है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि ये लॉ क्या है, इसका पर्पस क्या है, कितना इफ़ेक्टिव है ये टेररिज्म को रोकने के लिए। दोस्तों, थोड़ा हिस्ट्री में जाते हैं। 1967 में डीएमके तमिलनाडु में अपना एक अलग सेपरेट मुल्क की मांग कर रही थी और ऐसा ही कुछ नागालैंड और मिज़ोरम में भी हो रहा था। तो उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने ये बिल पेश किया था मुल्क की सालिमियत और ख़ुद मुख्तियारी, नेशनल इंटीग्रिटी एंड सोवरेनिटी को बचाने के लिए। इस बिल के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने वाली पार्टी थी भारतीय जनसंघ, जिसकी एक जायज़ औलाद अभी मौजूदा बीजेपी पार्टी है। दोस्तों, आपने तो ये सुना है ना कि कर्मा हिट्स बैक, कर्मा कम्स बैक। तो जब ये बिल ड्राफ्ट किया गया था, जब कमेटी को दिया गया था, तो इसके अपोजिशन में अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि ये एक गधा है, इसको घोड़ा बनाने के लिए दिया गया है, पर वो खच्चर की शक्ल में बाहर आया है। तो 53-54 ईयर्स के बाद आज बीजेपी उसी खच्चर पे सवार हो रही है यूएपीए के ज़रिए। यूएपीए को और मज़ीद समझने के लिए, उसकी मौजूदा शक्ल को समझने के लिए हमें टाडा और पोटा, ये दो एक्ट को समझना बेहद ज़रूरी है। पहली मर्तबा एंटी टेरर लॉ 1985 में लाया गया था, जो कि टाडा है। 1984 में उस वक्त की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी का कत्ल हुआ था। टाडा का बुनियादी मकसद था पंजाब में हो रहे दहशतगर्दी को रोकना, और ये लॉ सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं था, ये सारे इंडिया में लागू किया गया था। टाडा ये किस्म का काला कानूनी था, जिसमें लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को बेइंतहाई पावर्स दे दिए गए थे। पुलिस के लिए ये बेहद ज़रूरी नहीं था कि वो कैदी को 24 घंटे के अंदर जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अमूमन जनरल क्रिमिनल लॉ में कॉग्निजेबल अगर ऑफेंस है तो कैदी को 24 घंटों के अंदर ही मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है। गिरफ्तारी के बाद 1 साल तक कैदी को जेल में कैद किया जाता था। और तो और दोस्तों, पुलिस अफसरान के सामने जो कन्फेशन किया जाता था वो सबूत के तौर पे जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने काबिल कबूल था। अमूमन क्रिमिनल लॉ में अगर कोई कन्फेस करता है तो अपना बयान जुडिशल मजिस्ट्रेट के सामने बदल भी सकता है, पर ऐसा इसमें नहीं था। पुलिस अफसरान को ये भी पावर दिए गए थे कि वो मुल्ज़िम की प्रॉपर्टी को जब्त कर सकें। और ट्रायल्स कहीं सीक्रेट जगह पे होते थे, विटनेस की आइडेंटिटी को भी छुपाया जाता था, जो कि इंटरनेशनल फेयर ट्रायल स्टैंडर्ड्स के खिलाफ था। जुडिशियल मजिस्ट्रेट के बजाय एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट के सामने ट्रायल्स दिए जाते थे, जो कि हायर कोर्ट के लिए जवाबदेही नहीं थे। दोस्तों, आप देखिए टाडा का इम्पैक्ट। 1994-1995 तक 76,000 गिरफ्तारियां हुई थी, जिसमें से 25% केसेस को तो ड्रॉप ही कर दिया गया था बिना कोई चार्जेस फ्रेम किए। सिर्फ 35% केसेस ट्रायल तक गए हैं और 95% केसेस में लोगों को बाइज्जत बरी किया गया। इसमें से 80% लोग मुस्लिम्स थे जो राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र से बिलोंग करते थे। कन्विक्शन रेट 2% से भी कम था, यानी कि जितनी भी गिरफ्तारियां हुई थी उसमें से सिर्फ 2% से भी कम लोगों को सज़ा दी गई। तो इस तरह से दोस्तों, टाडा का काफ़ी मिसयूज़ हो रहा था। इंटरनेशनल ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशंस, यूएन की ओर से काफ़ी दबाव था। तो इसीलिए 1995 में ये एक्ट को स्क्रैप कर दिया गया था विद
रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट। इसका मतलब ये है कि ऑलरेडी जिनके केसेस टाडा में चल रहे थे वो उसी को कंटिन्यू करेंगे। दोस्तों अब आते हैं कोटा पे। इंडियन पार्लियामेंट पे जो अटैक हुआ था उसके बाद 2002 में कोटा वजूद में लाया गया था। कोटा के सेक्शन भी काफ़ी सिमिलर थे टाडा से। इसमें 180 दिन तक भी कैदी को जेल में रखा जाता था बिना कोई चार्जशीट फाइल किए। ऐसा ही कोटा वजूद में आया, रिपोर्ट्स आने लगे कि ये एक्ट टारगेट कर रहा है पॉलिटिकल अपोनेंट्स को, सियासी मुखालिफिन के खिलाफ। पहले 4 महीने में ही 250 गिरफ्तारियां हुई थी और गिरफ्तारियां बहुत तेज़ी से बढ़ रही थी। और अगले 8 महीने के बाद इंडिया के 7 स्टेट्स में 940 गिरफ्तारियां हुई थी और 560 लोग इंडिया की जेलों में कोटा के तहत सड़ रहे थे। कोटा तो 3 साल की एक्सपायरी डेट के साथ आया था, पर 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने इसे स्क्रैप कर दिया था। वजह वही इंटरनेशनल प्रेशर। तो दोस्तों इस तरह से टाडा और कोटा को स्क्रैप कर दिया गया था, रिपील किया गया था। तो अब इंडिया में कोई एंटी टेरर लॉ बचा नहीं था। तो अब वापस आते हैं यूएपीए पे। 2004 में कांग्रेस गवर्नमेंट ने कुछ अमेंडमेंट्स किए थे यूएपीए में, और 26/11 मुंबई के अटैक्स में के बाद 2008 में यूएपीए फिर से अमेंड किया गया। इसमें टाडा के कुछ सेक्शंस और कोटा के कुछ सेक्शंस का कॉकटेल बनाया गया और यूएपीए 2008 में अमेंड किया गया। इसमें कोई डिस्कशंस, डिबेट्स पार्लियामेंट में नहीं हुए थे। दोस्तों 2008 के बाद 2012 में भी इसमें अमेंडमेंट किया गया और 2019 में भी अमेंडमेंट किया गया। मौजूदा शक्ल में ये एक्ट एक ड्रैकोनियन लॉ है। इसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म मिली है और मिल रही है। बहुत ही शदीद और सख्त किस्म का लॉ है। पहले 14 या 15 दिन की पुलिस कस्टडी होती थी, अब 180 दिन की पुलिस कस्टडी है। मतलब कि 6 से 7 महीने तो वैसे ही बंदा जेल में रहेगा बिना कोई चार्जशीट फाइल किए। इसमें जज के पावर्स को भी कम कर दिए गए हैं। बेल नहीं मिल सकती, 6 से 7 महीने के बाद भी बेल नहीं मिल सकती। अगर NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के अफसरान को अगर थोड़ा भी डाउट है बादियों नज़र ऑन प्राइमा फेसी, तो बेल नहीं मिल सकती। और तो और बिना कोर्ट के जजमेंट के NIA या फिर स्टेट को ये पावर्स है कि वो किसी भी शख्स को टेररिस्ट, दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकती है। और पूरे ट्रायल के दौरान सस्पेक्ट को पुलिस कस्टडी में रहना होगा। और NIA को ये भी पावर है कि वो इंडिया के किसी भी रियासत में उस सस्पेक्ट की प्रॉपर्टी को जब्त कर सके। पिछले 5 साल में 2015 से 2019 तक 7,840 गिरफ्तारियां हुई हैं और कन्विक्टेड सिर्फ 155 हुए। आप अगर डेटा देखेंगे तो ये इसका बहुत ज़्यादा मिसयूज़ हुआ है। टेररिस्ट तो कम, पर इसमें इफ़ेक्ट होने वाले लोग हैं जर्नलिस्ट, स्टूडेंट्स, एक्टिविस्ट और पॉलिटिकल अपोनेंट्स। इन गिरफ्तारियों में ज़्यादातर मुस्लिम्स, दलित्स और आदिवासी है। 2% इसका कन्विक्शन रेट है। इसका मतलब इस कम्युनिटी से आने वाले लोग अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा जेलों में काटे हैं बिना कोई जुर्म किए। दोस्तों आपका तो पता नहीं, पर मुझे ये बहुत बुरा लगा और इसके लिए एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। दोस्तों तो ये थी यूएपीए की कड़वी सच्चाई, और ये बेहद ज़रूरी है कि हमारे लेजिस्लेचर्स और एडवोकेट्स इस मुद्दे को टाइम एंड अगेन उठाते रहें और हम इस मुद्दे पे अवेयरनेस कैंपेन करते रहें। थैंक यू।